हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा अभी तक हमने 5th से लेकर 9th तक का कम से कम एक एक चैप्टर अपलोड कर दिया एनसीईआरटी सिलेबस का। ठीक, कई किसी किसी क्लास के तो हमने 2-3 चैप्टर भी अपलोड कर दिए हैं, 6th 7th 8th में संस्कृत के, 5th और 9th में हिंदी के। लेकिन ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड अभी तक हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया था। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी मैम हिंदी ग्रामर का भी कोई सेशन दीजिए। तो आज हम हिंदी ग्रामर में जो उसका प्रारंभिक चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो 5th से लेकर 8th तक, 4th तक भी बल्कि बेटा आपके लिए फर्स्ट ही चैप्टर होता है हिंदी ग्रामर की बुक में, उसको हम शुरू करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक प्रिस्क्राइब नहीं है, तो इसीलिए हर स्कूल वाले अपनी अलग अलग बुक्स लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनके स्कूल में एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाती हैं। ठीक, लेकिन सबका जो सार होता है वो एक ही जैसा होता है, कंटेंट सबका एक ही जैसा होता है, केवल उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो 5th 6th 7th 8th सारे क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगी बेटा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सबको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, जिससे चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर वैसे भी सेम रहती है, केवल किसी क्लास में थोड़ा ज्यादा विस्तार में आ जाती है और छोटे क्लासेस में थोड़ा सा कम विस्तार में होती है, केवल फर्क इतना आता है बेटा। तो आज हम शुरू करते हैं बेटा अपना चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अब देखिए, सबसे पहले भाषा। अब भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के भावों एवं विचारों को समझते हैं और समझाते हैं। तो भाषा क्या है बेटा? वो साधन जिसके द्वारा हम एक दूसरे के भावों और विचारों को समझते भी हैं और समझाते भी हैं। क्योंकि यदि भाषा नहीं होती तो हम किसी की बात कैसे समझ पाते और हम अपनी बात दूसरे को कैसे समझा पाते। तो केवल भाषा ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम दूसरों की बातों को समझ जाते हैं और अपनी बात दूसरों को समझा लेते हैं। अब आते हैं भाषा के रूप बेटा। भाषा के रूप, तो भाषा का पहला रूप होता है बेटा मौखिक भाषा। दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। कुछ लोग तो भाषा का केवल 2 ही रूप बताते हैं मुख्य रूप से, मौखिक और लिखित, और कुछ लोग इसमें एक सांकेतिक भाषा को भी शामिल करते हैं बेटा। अब देखिए, मौखिक भाषा क्या होती है? केवल बोली जाने वाली, केवल बोलकर प्रकट की जाने वाली। जैसे आपके होते हैं भाषण वगैरह जिन्हें आप देते हैं, उन्हें हम कहते हैं केवल बोलकर प्रकट। लिखित भाषा होती है केवल लिखकर बताई जाने वाली। मीन्स जैसे मैं इस समय आपको लिखकर बता रही हूं, आपके समाचार पत्र। और सांकेतिक भाषा क्या होती है बेटा? संकेतों या इशारों वाला द्वारा प्रकट की जाने वाली। अब देखिए, मौखिक भाषा केवल बोलकर, जिसमें हम अपने मन के भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं इस समय आपको केवल बोल रही हूँ, इस समय लिख नहीं रही हूँ, केवल बोल रही हूँ, या आप किसी का भाषण सुनते हैं, तो वो होती है मौखिक भाषा। और लिखित भाषा जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? लिखकर बातों को व्यक्त करते हैं। जैसे समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, या जिस समय मैं बोर्ड पर लिख रही थी।
और सांकेतिक भाषा जब हम केवल संकेतों या इशारों द्वारा किसी के मन की बातों को, किसी के विचारों को समझ जाते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, ट्रैफिक लाइट पर एक व्यक्ति खड़ा होता है जो हमें इशारों से बताता है, कभी वो अपना हाथ साइड करता है, कभी वो आगे करता है, कभी वो पीछे करता है, और उसके हाथों के इशारों से हम समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति हमें किस दिशा में जाने के लिए कह रहा है, और उसी के अनुसार हम चले जाते हैं। तो ये जो भाषा होती है, ये होती है बेटा सांकेतिक भाषा, जिसमें हम संकेतों या इशारों के द्वारा अपनी बात समझाते हैं और दूसरे की बात समझ लेते हैं बेटा। तो आपको भाषा के रूप क्लियर है बेटा। अब देखिए भाषा कितनी तरह की होती है। सबसे पहले होती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है बेटा? जो घर या परिवार के सदस्यों से हम सीखते हैं, जो हमारे घर परिवार में बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा मातृभाषा। और क्या होती है मातृभाषा? जो हम अपने घर या परिवार से सीखते हैं। सेकंड होती है बेटा राजभाषा। जो हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली या समझी जाने वाली भाषा होती है, वो होती है राजभाषा। और हमारी कौन सी भाषा है? वो हिंदी। और इसको राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? 14 सितंबर 1949 को। और प्रत्येक दिवस वर्ष हम 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। थर्ड होती है बेटा अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? जो विश्व के सभी देशों में सबसे ज्यादा बोली जाती है और सबसे ज्यादा समझी जाती है, वो कौन सी है बेटा? अंग्रेजी। तो इस कैप्शन में हमने सीखा भाषा क्या है? वो साधन जिसके द्वारा हम दूसरे की बातों को समझते हैं। फिर भाषा के रूप 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फिर भाषा कितनी तरह की होती है? मातृभाषा, राजभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा जो अपने घर या परिवार से सीखी जाती है, जो हमारे घर या जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पंजाब से है तो उसके घर में पंजाबी बोली जाती होगी, किसी के घर में हिंदी बोली जाती है। तो जिसके घर में जो भाषा बोली जाती है, जिसे सीखने के लिए हमें किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो भाषा हमारी मातृभाषा होती है। राजभाषा जो हमारे देश में सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर, सबसे ज्यादा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है और समझी जाती है, उसे हम कहते हैं राजभाषा। और वो क्या है? हमारी हिंदी। और इसे राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को। इस दिन को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है बेटा? अंग्रेजी। क्योंकि विश्व के सबसे बड़े हिस्से में, सबसे ज्यादा देशों में अंग्रेजी भाषा जो है बोली जाती है और समझी जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भाषा सीखी, भाषा के रूप सीखे और भाषा कितनी तरह की होती है ये सीखा। अब आता है बेटा हमारा पार्ट बोली का। बोली क्या है? बोली है बेटा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली। जैसे आपको हमने बताया कि हिंदी जो है वो क्या है? देश के सबसे ज्यादा हिस्सों में बोली जाती है, समझी जाती है, तो वो होती है बेटा हमारी राजभाषा। और इसी हिंदी की उपभाषा क्या होती है? बोलियां। जैसे भोजपुर में भोजपुरी हो गई, राजस्थान में राजस्थानी हो गई, जिसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, बहुत बड़े हिस्से में नहीं बोली जाती है, उसको हम कहते हैं बेटा बोली। ठीक है, इसको हिंदी की उपभाषाएं भी हम कह सकते हैं। इसके बाद लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह, किसी भी भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल चिन्ह निश्चित किए जाते हैं बेटा। यदि हम चिन्ह निश्चित नहीं करेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सी? जैसे मान लीजिए जब आपने सीखा होगा हिंदी पढ़ना, हिंदी बोलना, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे, उन्होंने सीख रहे होंगे, तो कैसे सीखते हैं? कैसे सिखाते हैं टीचर? एक आधा गोला बनाइए, फिर दूसरा आधा गोला बनाइए, फिर एक डंडा लगाइए, फिर एक सीधी लाइन खींच दीजिए, बन गया ऐसे अनार। और इसी तरह इंग्लिश में लिखते हैं एक स्लैंटिंग लाइन, फिर दूसरी स्लैंटिंग लाइन, फिर बीच में ऐसे डंडा, तो वो होता है ए। तो इस तरह से जो भाषा को लिखने के चिन्ह होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा लिपि, जिनके द्वारा हम किसी भाषा को सीखते हैं बेटा। किसी भाषा को हम लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह प्रयोग करते हैं, जिससे उन भाषा की पहचान होती है, उन्हें कहते हैं हम लिपि। और ये अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे कुछ विशेष भाषाओं की लिपियां मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे संस्कृत की लिपि है देवनागरी, क्योंकि संस्कृत का ये एक रूप है हिंदी, संस्कृत से ही निकली है हिंदी, तो हिंदी की लिपि भी हमारी होती है बेटा देवनागरी। अब अंग्रेजी हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा है,
तो इसकी लिपि भी हमें पता होनी चाहिए। तो अंग्रेजी की लिपि होती है बेटा रोमन। पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है बेटा? गुरुमुखी। उर्दू, उर्दू भाषा की लिपि होती है बेटा फारसी। इसके अलावा भी और भाषाओं की लिपियां होती है बेटा। सारी लिपियां हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, जो मुख्य मुख्य भाषाएं हैं उनकी लिपियां हमने आपको यहाँ बता दी है। तो प्रत्येक भाषा की लिपि अलग होती है। कुछ भाषाओं की लिपि एक भी हो जाती है, जैसे संस्कृत और हिंदी की एक है, गुजराती की भी देवनागरी होती है। तो ऐसे करके अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। और हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है बेटा? 22 भाषाओं को मान्यता हमारे यहाँ दी गई है। अब हम करेंगे बेटा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना या लिखना सिखाने वाला शास्त्र। जिस शास्त्र के द्वारा हमें यह पता चलता है किसी भाषा का शुद्ध रूप क्या है और क्या उसका अशुद्ध रूप है, वो हमें जिस शास्त्र के द्वारा पता चलता है उसे कहते हैं हम व्याकरण। अब छोटी क्लासेस में तो हमारे लिए इतना बहुत होता है, लेकिन बड़ी क्लासेस में व्याकरण के अंग भी आ जाते हैं बेटा। जैसे 7th 8th में व्याकरण के अंग भी आ जाते हैं। व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है बेटा शब्द विचार, और तीसरा होता है बेटा वाक्य विचार। वर्ण विचार जिसमें वर्णों से संबंधित अशुद्धियों का हमें पता चलता है, शब्द विचार जिसमें शब्दों से संबंधित अशुद्धियों का पता चलता है, और वाक्य विचार जिसमें वाक्यों से संबंधित अशुद्धियों का हमें पता चलता है। तो इस तरह से व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं रही हूं जा, तो क्या ये व्याकरणिक दृष्टिकोण से, व्याकरण की दृष्टि से क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं ना। इसको क्या सही लिखेंगे आप? मैं जा रही हूं। ठीक, तो ये आपको कैसे पता चला कि ये गलत है और ये सही है? ये हमें पता चला बेटा व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण ही हमें सिखाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे मान लीजिए हमारा आशीर्वाद वर्ड है, हमने ऐसे लिख दिया, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है बेटा? ऐसे। तो ये भी हमारा व्याकरण से पता चलता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कोई भी शब्द जो है हमारा या कोई भी वाक्य जो है उसका सही रूप क्या है और गलत रूप क्या है, वो हमें पता चलता है बेटा व्याकरण के माध्यम से। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले भाषा क्या है, वो साधन जिसके द्वारा हम दूसरे की बातों को समझते हैं और अपनी बात समझाते हैं। उसके बाद भाषा के रूप मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक केवल बोली जाने वाली, लिखित केवल लिखी जाने वाली, और सांकेतिक संकेतों या इशारों के द्वारा प्रकट की जाने वाली। फिर भाषा कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। मातृभाषा जो हम अपने घर या परिवार में सीखते हैं, राजभाषा जो हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, समझी जाती है, जो है हिंदी। और कब मान्यता मिली राजभाषा के रूप में? 14 सितंबर 1949 को। और उस दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ध्यान रखिएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है बेटा, राजभाषा है। ये सबसे ज्यादा राज्य के कामों में भी, जो भी देश होता है उसके जो सरकारी काम होते हैं उसमें भी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। इसके बाद आती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो सारे देशों में, विश्व के सारे देशों में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, सबसे ज्यादा समझी जाती है, वो है अंग्रेजी। फिर हमने सीखी बोली क्या होती है? बोली होती है भाषा का सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला रूप, जिसे हम हिंदी की उपभाषा भी कह सकते हैं। फिर हमने सुना वो सीखा लिपि क्या होती है? लिपि होती है किसी भी भाषा को निश्चित लिखने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह होते हैं, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं लिपि। फिर हमने सीखा व्याकरण क्या होती है, हर भाषा की कितनी लिपियां होती हैं, तो वो हमने आपको शॉर्ट में बता दी है। ठीक, फिर हमने सीखा व्याकरण क्या होता है, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना
सीखना, जो हमें शास्त्र सिखाता है, उसे हम कहते हैं व्याकरण। छोटी क्लासेस में 4th 5th 6th तक तो इतना ही बहुत होता है। 7th 8th में इसके अंग भी आ जाते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो ये भी आपको शॉर्ट में हमने बता दिया है। तो आपको उम्मीद है ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं कोई क्वेरी हो बेटा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी अभ्यास मैं यहाँ नहीं करा रही हूँ, क्योंकि हर स्कूल में अपनी अपनी बुक्स लगवाई जाती हैं ग्रामर, हिंदी ग्रामर की, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, अभ्यास करवाए जाते हैं। हर क्लास के हिसाब से एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। लेकिन यदि आपको लगे कि मैम कुछ एक्सरसाइज करवा दीजिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज इस चैप्टर से रिलेटेड करवा दूंगी सब क्लासेस के लिए इक्वल। ठीक है, आप लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही बेटा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा।